नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं आज हम बात नहीं, आज हम आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं। आप लोगों ने काफी सवाल हमसे पूछे हैं हमारे कमेंट सेक्शन में और एक गूगल फॉर्म में जो आपने सबमिट किया था हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर, और उसके जरिए भी काफी लोगों ने हमसे काफी सवाल पूछे हैं। तो उन्हीं सवालों के जवाब आज इस वीडियो के जरिए हम देना चाहेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए उन सवालों के जवाब देना स्टार्ट करते हैं। जो पहला सवाल हमसे पूछा गया था वो ये था कि कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट होगा हमारी इंट्राडे स्ट्रेटेजी में ट्रेड लेने के लिए, जो रिसेंटली हमारे यूट्यूब चैनल पे पोस्ट की गई थी। उस स्ट्रेटेजी को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो स्ट्रेटेजी में हमने एक्सप्लेन किया है कैसे आप एक 4 आवर्स के टाइम फ्रेम के ऊपर आपकी एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट को डिसाइड करेंगे। अगर आप ये तीन चीजें डिसाइड कर लेते हैं तो उसके बाद आप एक लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर इन फैक्टर्स के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। बट ऑफ कोर्स आपके जो एंट्री, टारगेट्स और स्टॉप लॉस होंगे हमेशा बेस्ड होंगे 4 आवर्स टाइम फ्रेम के ऊपर ही, जैसा इस वीडियो में बताया गया था। बट उसके बाद देन अगर आप चाहें तो एक लोअर टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं एंट्री लेने के लिए। ये लोअर टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है, एक 15 मिनट्स का या एक 3 आवर्स का टाइम फ्रेम, बट ये हमेशा 4 आवर्स से कम का ही होना चाहिए। जो दूसरा सवाल हमसे पूछा गया था वो ये था कि फरवरी के महीने में ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शन क्या रह सकती है। अगर हम पिछला एक हफ्ता देखें तो मार्केट में काफी सेलिंग आई है और काफी नेगेटिव रेड कलर के कैंडल्स बने हैं चार्ट्स के ऊपर। इसके पीछे एक रीजन है कि जो हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों ने बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग करी है मार्केट के अंदर, और जो ग्लोबल सर्किट है वो भी काफी नेगेटिव है, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं देखी जा रही मार्केट के अंदर। लॉजिकली क्या होता है, जब हमारे एफएफआई सेलिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं, इंस्टीट्यूट्स, वो बाइंग स्टार्ट करते हैं बॉटम से, और जो हमारे एचएनआईज होते हैं, दैट इज हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, उन लोगों में सेंटिमेंट्स आता है कि अभी मार्केट में बाइंग करनी चाहिए। बट इस समय मार्केट में अनसर्टिनिटी है, बिकॉज जो हमारा बजट लाइंड अप है फरवरी के फर्स्ट वीक में, उसकी वजह से इस समय कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग मार्केट में नहीं देखी जा रही है। इसके पीछे एक रीजन ये है कि लॉजिकली पिछले कुछ सालों में बजट डे के दिन मार्केट काफी गिरती है, और पिछले साल के बारे में बात करें हम तो कुछ 3% की नेगेटिव मूवमेंट आई थी मार्केट के अंदर। सो इन सब कंडीशंस को देख के इस समय कोई पोटेंशियल बाइंग नहीं आ रही है मार्केट के अंदर। अगर आप मुझसे पूछें, फरवरी का महीना थोड़ा बेयरिश ही रहने वाला है हमारी मार्केट के लिए, बट कहीं मिड फरवरी में जाके, दैट इज अराउंड 15 फरवरी के आसपास, कुछ स्ट्रॉन्ग बाइंग आ सकती है मार्केट के अंदर। बट ओवरऑल व्हाट आई फील कि हमारी जो निफ्टी है फरवरी के महीने में 14,000 के आसपास ही एक्सपायर करने वाली है। कुछ बड़ी बाइंग नहीं आएगी फरवरी के महीने में, बट हाँ ऑफ कोर्स मार्च में जाके एक अच्छी रिकवरी देख सकते हैं मार्केट के अंदर। ये जो करेक्शन अभी मार्केट के अंदर आया है ये एक तरीके से अच्छा भी है, बिकॉज जब मार्केट में करेक्शन आता है आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है काफी अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज जब मार्केट गिरती है तो काफी अच्छे अच्छे शेयर्स भी गिरते हैं और आप एक अच्छे लेवल पे एंट्री कर पाएंगे। सो इस समय आपको पैनिक नहीं होना है, आपको एक अच्छा शेयर ढूंढना है और उसमें इन्वेस्ट करना है जब भी वो गिरता है। जो तीसरा सवाल हमसे पूछा गया वो ये है कि लुपिन का शेयर इतना गिर क्यों रहा है जबकि उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स जो रिसेंटली आए हैं वो काफी पॉजिटिव हैं। इसके पीछे एक रीजन है ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट का जो काफी बेरिश है, इसलिए वो इतना गिर रहा है। जो दूसरा रीजन है वो है कि अभी बजट लाइंड अप है, लोगों में काफी एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट एटलीस्ट कोई हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड एक अच्छी पॉलिसी मार्केट में जरूर लेके आएगी। बट अगर कोई पॉलिसी अच्छी लेके आती भी है तो लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी हाई है कि उस पॉजिटिव न्यूज के ऊपर भी मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट कर सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट कोई अच्छी पॉलिसी लेके ना भी आए तो ये भी चीज मार्केट के लिए नेगेटिव हो सकती है। इसलिए लोगों में काफी अनसर्टिनिटी है, इस समय लोग अवॉइड कर रहे हैं इन्वेस्ट करना। एक बार आई थिंक ये बजट का जो फेज है ये निकल जाए उसके बाद आप एक बॉटम से बाइंग देख सकते हैं लुपिन के शेयर के अंदर। अगर आपको याद हो सेम चीज हुई थी औरोबिंदो फार्मा के शेयर में, जब लास्ट टाइम उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे कंपनी ने काफी अच्छे फिगर्स पोस्ट किए थे, बट स्टिल मार्केट में एक अच्छी बाइंग नहीं आई उसमें, बिकॉज ओवरऑल मार्केट में उस समय स्लाइटली करेक्शन चल रहा था। बट एक बार जब करेक्शन खत्म हुआ औरोबिंदो का फार्मा का शेयर काफी तेजी से ऊपर गया था। सेम चीज आप लुपिन में भी देख सकते हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप थोड़ा वेट करके एक लोअर लेवल पे अगर ये जाता है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास इसमें होल्डिंग है तो आप इसको होल्ड कीजिए, शेयर काफी अच्छा है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आई थिंक उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आपके पास पोजीशन है आप होल्ड कीजिए, पेशेंटली वेट करो, आई थिंक ये ऊपर जाएगा। जो चौथा सवाल हमसे पूछा गया वो ये है कि क्या आप इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस के ऊपर
डेली इनकम कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट से? इसका जवाब अगर मैं दूं तो हाँ भी होगा और एक तरीके से ना भी। बिकॉज जो प्राइस एक्शन बेस्ड पैटर्न होते हैं सिर्फ उनके बेस के ऊपर आप डेली इनकम नहीं कमा पाएंगे। बिकॉज अगर सिर्फ और सिर्फ उन पैटर्न्स के ऊपर ट्रेड करेंगे, आपकी एक्यूरेसी इतनी स्ट्रांग नहीं होने वाली है। अगर आपको आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है इन प्राइस एक्शन बेस्ड पैटर्न के बेस के ऊपर, तो आपको ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि मार्केट में इस समय क्या ट्रेंड है। अगर आपको ये आता है और आप प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी को और ओवरऑल मार्केट डायरेक्शन को कंबाइन करके ट्रेड करते हैं, तो आपके जो फायदे होने के चांसेस हैं वो काफी इंप्रूव हो जाते हैं। तो आप ये कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, इस समय आपको लग रहा है मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन बाई की तरफ है, तो आप एक बुलिश इनसाइड बार को फाइंड करो, उससे आपको ज्यादा फायदा होने की चांसेस मिलेंगे। अगर आप सेम चीज करते हैं जबकि मार्केट में बाइंग है और आप एक बेयरिश इनसाइड बार को फाइंड आउट करते हैं, तो उसमें ज्यादा चांसेस है कि आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। सो आप मैक्सिमम ट्राई करो कि आप जब भी ट्रेड करना चाहते हो आप ओवरऑल एक मार्केट डायरेक्शन के साथ ट्रेड करो। अगर आप ये चीज कर पाते हैं तो आपकी जो एक्यूरेसी है और डेली प्रॉफिट कमाने का जो आपका एम है वो पूरा होगा 100%। जो पांचवा सवाल हमसे पूछा गया था वो ये था कि क्या हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर और एशियन पेंट का शेयर सही होगा इस समय इन्वेस्ट करने के लिए? क्या ये बॉटम आउट हो चुका है, करंट लेवल से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना चाहिए या नहीं? तो इसका जवाब है दोनों शेयर काफी अच्छे हैं। अगर आप मुझसे बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में, कंपनी काफी अच्छी है। अगर हम इसके हिस्टोरिकल डाटा को भी देखें, जब भी ये शेयर ज्यादा लंबे समय तक साइडवेज रहता है या कम मूवमेंट रहती है इसमें, उसके बाद जब भी इसमें बाइंग आती है काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखी जाती है। जनवरी के महीने में काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग स्टार्ट हुई है हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर में। सेम चीज मुझे लग रहा था कंटिन्यू होगी, मगर मार्केट में जो इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आया है उसकी वजह से ये भी थोड़ा नीचे आया, बट स्टिल आई फील कि ये अच्छा शेयर है। अगले 3-4 महीने में ये एक अच्छा रिटर्न दे सकता है आपको। अगर आप चाहें तो इसमें करंट लेवल पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और थोड़ा नीचे जाता है मार्केट के साथ तो आप इसको और थोड़े क्वांटिटीज ऐड करके एवरेज कर सकते हैं अपनी पोजीशंस को हिंदुस्तान यूनिलीवर में। बट ओवरऑल अच्छा है, आप चाहें तो इसको कंसिडर कर सकते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट फॉर नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स। उसके बाद अगर हम बात करें एशियन पेंट्स के बारे में, एशियन पेंट्स कंपेयर करें अगर हिंदुस्तान लीवर से इतना स्ट्रांग नहीं है, काफी स्ट्रांग सपोर्ट को ब्रेक किया है एशियन पेंट्स ने इस समय, और थोड़ा ऊपर जाने के लिए इसके स्ट्रगल करना पड़ेगा इस प्रेजेंट लेवल से। और मुझे ऐसा लगता है 5 से 10% का और एडिशनल करेक्शन भी हो सकता है इसके अंदर। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं एशियन पेंट्स में, तो थोड़ा वेट करना सही होगा अभी के लिए, और बाद में अगर आपको ये थोड़े अच्छे लेवल्स पे मिलता है 2 हफ्ते के बाद, तो आप इसमें सोच सकते हैं इन्वेस्ट करने का। बट अभी के लिए मेरे ख्याल से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए एशियन पेंट्स को। अगर आपके पास इसमें होल्डिंग है देन आपके पास ऑप्शन है थोड़ा वेट करके आप अपने प्राइस को एवरेज कर सकते हैं। अगर और थोड़ा नीचे जाता है तो या आप अपने पोजीशंस को लेके पेशेंटली वेट कर सकते हैं, बिकॉज दोनों कंपनी काफी अच्छे हैं। आपके कैपिटल में कोई यहाँ पे डेंजर नहीं है, बस पेशेंटली आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट आई श्योर कि आपको प्रॉफिट 100% मिलेगा। जो अगला सवाल हमसे पूछा गया वो टाटा मोटर्स से रिलेटेड है। एक मेंबर हमसे पूछते हैं जो दिसंबर के महीने में 84% की राइज हुई थी टाटा मोटर्स के बिक्री में, उसके पीछे क्या रीजन है और क्या फ्यूचर है टाटा मोटर्स के शेयर का? सो इसका जवाब समझने के लिए और एनालाइज करने के लिए हमें समझना पड़ेगा पिछले 2-3 साल में टाटा मोटर्स कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया। अगर हम 2018 और 19 के बारे में बात करें, जब ओवरऑल ऑटो सेक्टर की सेल्स में नेगेटिव ग्रोथ थी, और 2019 में तो -20% के सेल हुए थे पूरे ऑटो सेक्टर में। इसके पीछे एक रीजन जो बड़े एनालिस्ट बोलते थे वो ये था कि लोग उस समय 2019 के टाइम पे प्रीफर कर रहे थे ज्यादा ट्रैवलिंग विद पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कैब सर्विस का वो यूज कर रहे थे ट्रैवल करने के लिए उनके डेली कम्यूट्स के लिए। बट अभी जब कोविड-19 की सिचुएशन हुई है, यहाँ पे मुझे लगता है सिनारियोस थोड़ा डिफरेंट हो गए हैं, बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कैब सर्विस ट्रैवल करना थोड़ा अनसेफ हो गया था। उसकी वजह से कहीं ऑटो सेक्टर को थोड़ा बूस्ट मिला है, लोग अपनी पर्सनल व्हीकल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आप देख भी सकते हैं 2 व्हीलर के शेयर्स में, और ऑटोमोबाइल्स के जो शेयर है 4 व्हीलर्स के सेगमेंट में, उसमें भी काफी उछाल आया है सेल्स वॉल्यूम में। और अगर हम बात करें टाटा मोटर्स की, वो इतना आउट परफॉर्म क्यों कर रहा है इस समय मार्केट में? अगर हम पिछले 1.5 साल में देखें तो टाटा मोटर्स के 4 मॉडल्स रिलीज हुए हैं मार्केट में। एक है टाटा हैरियर का, एक है टाटा नेक्सॉन, एक है टाटा टैगोर का, और एक है टाटा एल्ट्रॉस। अगर हम इन 4 मॉडल्स के बारे में देखें, ये डिफरेंट प्राइस रेंज पे है। अगर हम बात करें टाटा टैगोर और टाटा एल्ट्रॉस के, ये ऐसे प्राइस मॉडल है जिसकी प्राइस थोड़ी कम है। अगर किसी कस्टमर को एक लोअर प्राइस रेंज पे कोई कार खरीदनी है तो उनके लिए ये ऑप्शन आता है टाटा टैगोर और टाटा एल्ट्रॉस का। अगर किसी को कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदनी है तो उसके लिए ऑप्शन मिलता है टाटा नेक्सॉन का।
टाटा नेक्सॉन एक अच्छी एक्सयूवी है और वो एक ऐसे क्राउड को टारगेट करती है जिसका सपना तो है एक्सयूवी खरीदना, बट उसका बजट इतना ज्यादा नहीं है। अगर आप ओवरऑल सेल्स पैटर्न को भी देखें तो इंडिया में इस समय एक्सयूवी सेल्स ऑल टाइम हाई पे है। लोग ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं एक्सयूवी मॉडल्स को खरीदना कंपेयर टू हैचबैक और सिडान मॉडल्स को। और उसके बाद आता है हमारा टाटा हैरियर, जो एक थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में आता है एक्सयूवी सेगमेंट में। तो इन चार मॉडल्स के थ्रू अगर आप देखें टाटा मोटर एक बड़े कस्टमर सेगमेंट को टारगेट कर पा रही है, जिसकी वजह से आप सेल्स में भी देख रहे हैं सेम चीज रिफ्लेक्ट हो रही है, उसके मंथली सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। और अगर आप एक और चीज को लॉजिकली देखें, जब भी कोई कंपनी अच्छे मॉडल्स निकालती है तो कस्टमर्स में एक कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट होती है कि वो एक नए मॉडल को ट्राई करें इंस्टेड ऑफ गोइंग विद द ओल्डर मॉडल विच इज रिलीज्ड इन द मार्केट। सो पिछले 1.5 साल में टाटा मोटर्स ने इस जगह पे काफी काम किया है, वो एक बड़े कस्टमर सेगमेंट को टारगेट कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उसके सेल्स में एक्सेप्शनल ग्रोथ है। जो अगला सवाल हमसे पूछा गया वो ये है कि हमारा क्या टेक है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के ऊपर, क्या फ्यूचर हम देखते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में इंडिया में। सो अगर आपको याद हो 2020 में गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया था। उस पॉलिसी के हिसाब से अगर आप 4 व्हीलर परचेस करते हैं इलेक्ट्रिक वेरिएंट में तो आपको 1.5 लाख की सब्सिडी देगी गवर्नमेंट, और आपको रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फी भी पे नहीं करती पड़ती आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस के ऊपर। ये काफी अच्छे स्टेप्स थे जो गवर्नमेंट ने लिए थे, और ये कहीं ना कहीं एम करते हैं इस डायरेक्शन में कि गवर्नमेंट चाहती है इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेल इस समय इंक्रीज हो। अगर आप 2020 के बारे में बात करें, ओवरऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काफी अच्छा इंक्रीज हुआ है सेल्स के अंदर। अगर हम बात करें 4 व्हीलर्स के बारे में तो 4 व्हीलर्स में भी लगभग 2000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल वेरिएंट्स सेल हुए हैं। इसमें मार्केट लीडर इस समय टाटा नेक्सॉन का मॉडल है जो हाईएस्ट सेल हुए हैं जिसके इस इलेक्ट्रिक वेरिएंट में। उसके बाद हमारा एमजी मोटर्स आता है, उसके बाद हमारा फिर से टाटा का एक मॉडल है टाटा टिगोर का इलेक्ट्रिक वेरिएंट, जिसके सेल्स काफी अच्छे रहे। उसके बाद काफी कंपनीज हैं बट उनके सेल्स अभी इतने अच्छे नहीं है। बट अगर हम देखें टाटा के मॉडल्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इलेक्ट्रिक वेरिएंट में। और इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो 4 व्हीलर का सेगमेंट है उसमें टाटा कंपनी मार्केट लीडर है। 60% जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सेल हुई है 4 व्हीलर्स के, वो टाटा कंपनी के द्वारा ही हुए हैं। तो इस समय इंडिया में टाटा कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के अंदर। तो आप देख सकते हैं अगर फ्यूचर में सेम कंटिन्यू होता है तो टाटा कंपनी का शेयर आपको काफी अच्छा मुनाफा दे सकता है। अगर हम बात करें टेस्ला कंपनी के बारे में, जिसकी अभी अभी अनाउंसमेंट हुई है दैट बैंगलोर में उन्होंने अपना R&D सेंटर स्टैब्लिश किया है। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा टेस्ला भले ही वर्ल्ड में हाईएस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोड्यूसर है, बट इंडिया में उसको सक्सेसफुल होने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, बिकॉज जो टाटा की मॉडल इस समय प्रेजेंटली वर्ल्ड मार्केट में है वो काफी एक्सपेंसिव है। लगभग उनकी प्राइस अराउंड 90 लाख के आसपास है, जबकि इंडियन मार्केट में 90 लाख के मॉडल को पब्लिक प्रिफर नहीं करेगी, बिकॉज हम लोग काफी ज्यादा प्राइस कॉन्शियस है। और टाटा महिंद्रा जैसी कंपनी इस चीज को पहचानती है, और जो उनके मॉडल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में आने वाले हैं मार्केट में, वो कहीं ना कहीं 10 से 15 लाख के आसपास के ही हैं। तो वहां पे मुझे लगता है इंडियन कंपनीज काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे, और टेस्ला कंपनी से अभी के लिए इंडियन मार्केट को मुझे नहीं लगता कोई बड़ी परेशानी हो सकती है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इस वीडियो में बताई गई सारी बातें आपके इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। इसके ऊपर अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप पहले जरूर अपने एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिएगा, बिकॉज एट लास्ट आपके प्रॉफिट और लॉस का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपका होगा। ओके, इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आप हमसे कुछ और पूछना चाहते हैं या हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में हमें बता सकते हैं, या आप हमको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आके फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी आके हमसे पूछ सकते हैं आपके डाउट्स। अभी के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया एंड गुड बाय।